नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो बैठे हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे साथ पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी का इंटरव्यू ये हमारे एडिटर ने जब लिया था, इसके बाद मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले पप्पू सिंह जी से जानेंगे, सर पूर्णिया से थोड़ी दूर चल रहे थे और अचानक आप पूर्णिया में लैंड किए हैं, पूरे हलचल मच गई, इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, मैं पूर्णिया से कभी दूर नहीं था, लेकिन ये सवाल मेरा पीछा मुझे लगता है 1990 से करता आ रहा है कि लोग जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो लोग पूछते हैं आप एकाएक आ गए, हलचल मच गई है, इतनी दूर के इतने दिन के बाद क्यों आए हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया था और कुछ कोर्ट वोट का मसला था, कुछ केस वगैरह था, तो उस समय भी मैं क्षेत्र में घूम के गया था जितना घूम सकता था, फिर आया हूँ, फिर क्षेत्र में घूमूंगा। मैं पूर्णिया से कभी दूर नहीं था, ना मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। और आजकल तो वैसे ही आज के ज़माने में कोई कितना दूर रह सकता है। अगर मैं दिल्ली में, चेन्नई में कहीं भी रहूँ तो पूर्णिया आने में वक्त कितना लगता है, 2 घंटे 3 घंटे। इससे ज़्यादा वक्त हम लोगों को लगा करता था जब मैं सांसद बना था 2004 में, तो इससे ज़्यादा वक्त तो हमें पूर्णिया से रुपौली जाने में लग जाता था, जितने में आज हम दिल्ली और कलकत्ता से यहाँ आ सकते हैं। अच्छा सर, आप तो क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण में किन परेशानियों को आप देख रहे हैं? देखिए, कुछ परेशानी ऐसे हैं जो जीवन का हिस्सा है। अगर वो परेशानी ख़त्म हो जाए तो एक तरह से मैं मानूंगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो हम अपने आप पे बुलवा लेते हैं। जैसे आजकल, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करीब करीब रोज़ अपने फेसबुक पे कोई ना कोई शोक संदेश में दे रहा होता हूँ। किसी न किसी की हत्या हो गई होती है, किसी न किसी का अपहरण हो गया होता है, कोई ना कोई अप्रिय घटना हो गई होती है। पूर्णिया ये सब भूल चुकी थी। 2004 और 14 के बीच में समाज ने जो मदद किया अपने आप को और मुझे, और जो मदद हम सब मिलकर प्रशासन से ले पाए, चाहे वो जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, तो पूर्णिया एक शांतिपूर्ण जगह में तब्दील हो गया था। मैं तब भी कहता था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को कहना चाहूँगा, समाज में गंदे लोग कभी ख़त्म नहीं होते। भगवान रामचंद्र जी के ज़माने से राक्षस लोग रहे हैं, वो हमेशा रहेंगे धरती पे, लेकिन वो हरकत में तब आते हैं जब उनके लिए मौका मिलता है उनको। 2004 और 14 के बीच में ऐसे लोगों को अपने हरकत में आने को मौका ही नहीं मिला, वो अपने बिल में घुस गए थे। धीरे धीरे चीज़ें लचर पचर होने लगी, वो फिर निकल कर फिर वही काम कर रहे हैं जो करते रहे। ये सदियों से चलता आया है, सदियों तक चलता जाएगा। शासक की, और शासक मतलब जनप्रतिनिधि भी उसमें एक आता है, क्योंकि उसके पास भी कुछ ऐसे अधिकार हैं, और उसके पास सबसे बड़ा अधिकार तो ये है कि उसको अपने समाज का विश्वास प्राप्त है, तभी तो वो जनप्रतिनिधि है। वो अपने समाज को एकत्रित करके, समाज को एक साथ जोड़कर, समाज में समरसता कायम करके। मुझे याद है अच्छी तरह से कि हमारे यहाँ एसपी दर एसपी उस 10 वर्ष के कार्यकाल में मुझे कहते थे कि इतना बढ़िया सहयोग मिल रहा है उन्हें समाज से कि कोई अप्रिय घटना होने के पहले पुलिस को सूचना मिलती थी। कौन देता था? कोई मुखबर थे क्या? नहीं, समाज के लोग थे कि ये चीज़ मेरे यहाँ गलत होने वाली है, सूचना देते थे, उस सूचना पे कार्रवाई होती थी। सारा बंद हो गया, तो ये रोज़ हो रहा है। इसके अलावा महंगाई है, बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई है अच्छे दिशा की तरफ। सब चीज़ में गिरावट हुआ है। मैं आज किसी से बात कर रहा था कि 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, ये 23 है। जो बच्चे उस समय तीसरे चौथे कक्षा में होंगे वो अब हाई स्कूल से पास होकर निकल रहे होंगे। आप मुझे पूर्णिया से कोई सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ कोई ऐसा बच्चा ला दीजिए जिसको मैं कहूँ कि यार ये इतना मेधावी है कि इसको मैं तुरंत इसके लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। शिक्षक गायब। सर मैं भी सरकारी विद्यालय से पढ़कर आया हूँ, ऐसा नहीं कहिए।
आप कब निकले? 2014 में सर। 2014 में। और ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 2023 की। मैं आज की अगर आपको बात बताऊं, देखिए, मैं सरकारी स्कूल राष्ट्र की संपत्ति है। वो किसी एक मुख्यमंत्री, किसी एक प्रधानमंत्री, किसी एक सांसद, किसी एक विधायक की संपत्ति नहीं। सर सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी सरकारी स्कूल की बात करते हैं, कहीं प्रशांत किशोर से कुछ ट्यूनिंग तो नहीं है? प्रशांत किशोर ट्यूनिंग मतलब? प्रशांत किशोर और हम एक ही राह तो चल रहे हैं। ट्यूनिंग की क्या मतलब है? जन स्वराज का मैं भी सदस्य हूँ, क्योंकि जन स्वराज आज राजनीतिक दल नहीं है। अगर कल वो राजनीतिक दल में तब्दील होगी तो मैं सोचूंगा कि मैं उस दल में रहूं, कांग्रेस में रहूं। ये मेरा विचार उस समय होगा। लेकिन अभी मैं और प्रशांत किशोर जी तो वही काम कर रहे हैं। समाज में चेतना जहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को कहना चाह रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि चुन रहे हो, जब लोगों को चुन रहे हो, जिनके हाथ में अपने संदूक की चाबी दे रहे हो, देख तो लो वो चौकीदार कैसा है। वो जो शेर है वो बहुत काम का शेर है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कैसे लुटा। मुझे राहगीरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जो लोग इस मुल्क को, इस राज्य को चला रहे हैं, ये उनके विश्वास का सवाल है। आपको याद है ना, आपके एडिटर साहब ने मुझसे पूछा था कि मैंने एक वेदना प्रदर्शन किया था जी। और वेदना प्रदर्शन अपने सरकार के खिलाफ किया था। और उसका शायद लोग जैसा कहते हैं कि 2014 में मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा कि मैं चुनाव हार गया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर दोबारा सांसद कभी बना या मेरे कोई जानने वाले में से सांसद कोई बनेगा, उसको मैं यही सलाह दूंगा कि आवाज़ उठानी है तो अपने लोगों की उठानी है, अपने नेताओं की नहीं। नेता को अपना आवाज़ उठवाना आता है। तुम्हारा काम है अपने क्षेत्र की जनता की बात करनी है। मैंने क्षेत्र की जनता की बात की थी, क्योंकि उस दिन भी यही सवाल था, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई, तुम्हारे देख रेख में अगर लूट हो रहा है, तुम्हारे देख रेख में अगर चोरी हो रही है, तुम्हारे देख रेख में अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, किससे पूछूंगा? कहाँ जाऊंगा पूछने के लिए? लेकिन अगर लोगों ने समझा कि नहीं, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था, मुझे अपना मत नहीं दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अच्छा सर, जब मत नहीं दिया, स्ट्रगलिंग पीरियड में जब आपने राजनीति शुरू की थी, मैं पढ़ रहा हूँ, चूँकि मैं पिछले 2 साल से आप रिसर्च भी कर रहा था और हमारे एडिटर लगातार बता रहे थे, आपने वेदना रैली की, आपने पप्पू यादव को चुनावी मात दी। वो किस्सा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए कि आपने पप्पू यादव को चुनावी मात कैसे दी थी? मुझे पप्पू यादव से कोई बैर नहीं है, कहीं से भी बैर नहीं है। वो बड़े सम्मान से मुझसे बात करते हैं और मैं भी उसी सम्मान से उनसे बात करता हूँ। उनके काम काज करने के तरीक़ा से मुझे नफ़रत थी, और अगर फिर उनका काम काज करने का तरीका वही है तो नफ़रत बरकरार रहेगा। और वो क्या था? वो ये था कि जब सूर्य निकलता था पूर्णिया में, तो लोग अपने हालचाल, घर वालों के हालचाल पूछने से पहले उनको चिंता होती थी कि आज सांसद क्या करेंगे, आज सांसद कहाँ हैं, आज पूर्णिया में क्या होने वाला है, आज किधर क्या हो रहा है। देखिए, ये तरीका नहीं है। सांसद को तो ऐसे छुप के काम करना चाहिए कि भाई उसका काम का प्रभाव दिखे, वो ना दिखे, मेरी गरजाहट ना सुनाई दे, मेरे काम की जो प्रभाव है वो लोगों तक पहुँचे। मुझे इस बात से बात थी। यहाँ के संभ्रांत लोग, अच्छे अच्छे लोग, हर जाति के लोग, ये भी नहीं कि किसी एक विशेष जाति के लोग, शाम के 6 बजे लोहे का दरवाज़ा, लोहे का ग्रिल बंद कर लेते थे। अब तो हमारे बीच नहीं है, सुखदेव कुंवर जी होते थे यहाँ। मैं एक दिन कांग्रेस आश्रम से निकलकर उनके घर गया, बगल में ही रहते थे। 6 बज रहे होंगे, वो सिक्कड़ के अंदर उसके अंदर। मैं कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्यों बंद हुए हैं? तो वो नहीं बोले। उनके लड़कों ने कहा कि साहब, ये अगर बंद ना करें तो अंदर घुस के पता नहीं कौन क्या हो। तो भाई, एक जनप्रतिनिधि के रहते और एक प्रभावी जनप्रतिनिधि के रहते, एक होता है कि भाई लुचर पुचर हो, पप्पू यादव वैसे नहीं थे, प्रभावी थे। तो एक प्रभावी जनप्रतिनिधि के रहते अगर लोगों के मन में ये संशय हो कि यार घर में कोई घुस जाएगा, मोटरसाइकिल ले जाएगा, बाल बच्चों को तंग कर जाएगा,
इसके खिलाफ लड़ाई थी, लोगों ने साथ दिया, वो चीज़ बदली तो 4 से 14 आप अपने एडिटर साहब से पूछिए कि पूर्णिया कहाँ से कहाँ चला गया। और इसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता, लोग देना भी चाहते हैं तो मैं कहता हूँ ये मेरा श्रेय नहीं है, मेरे समाज का श्रेय है। समाज ने मदद किया, मैं तो एक माध्यम बना, लेकिन माध्यम इसलिए बना कि कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे आंखें कभी झुकें, न किसी पदाधिकारी के पास, न किसी नेता के पास, न किसी मंत्री संतरी के पास, क्योंकि मेरे कंधों पे पूर्णिया की इज्जत रखी हुई थी। मेरा एक गलत काम पूर्णिया के 25 लाख लोगों को जलील करता, उनको नीचा दिखलाता। तो अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से सोचे, सारे काम अच्छे होंगे। इसलिए अब, और स्ट्रगल की जहाँ तक बात है, मैं बहुत इस मामले में किस्मत वाला रहा हूँ। कभी भी किसी को 100% समर्थन नहीं मिलता समाज से, लोकतंत्र में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये मेरे पूर्वजों की वजह से हो, ईश्वर की कृपा से हो, मुझे 100% सम्मान मिलता है अपने समाज से। ये और कोई नहीं ले सकता। ये किसी के कुवत की बात नहीं है। मुझे जो मत देता है, जो नहीं देता है, जो मेरे विचारों से सहमत है, जो मेरे विचारों से असहमत है, किसी जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी लिंग का है, किसी धर्म का है, किसी उम्र का है, वो मुझे प्रेम देता है, मुझे प्यार देता है, मुझे इज्जत देता है, और ये 100% देता है। इसलिए मुझे तो कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़ा, न मुझे कभी किसी को बताना पड़ा कि मैं क्या करूँगा, न मुझे कभी किसी को बताना पड़ा कि मेरी मदद कर दीजिए। बल्कि मेरा तो चुनावी भाषण में, हर भाषण में आपको मिलेगा कि मुझसे अच्छा व्यक्ति हो तो कृपया करके उसको वोट दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है। ये ऑन स्क्रीन आप कह रहे हैं कि अगर आपसे अच्छा व्यक्ति मिले तो उसे चुन लीजिए। 10 बार ही कहूँगा, मुझसे अच्छा व्यक्ति मिले, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को सबसे अच्छा व्यक्ति, ये चुनौती के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनौती, बिल्कुल सिर झुकाकर कह रहा हूँ कि क्षेत्र के लोगों को सबसे अच्छा व्यक्ति चुनना चाहिए अपने जनप्रतिनिधि के रूप में। क्योंकि साधु अगर डकैतों के जमात में चला जाएगा तो वो डकैत नहीं बन सकता, और डकैत अगर साधुओं के जमात में आ जाएगा तो वो साधु नहीं बन सकता। इसलिए व्यक्ति की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अच्छे व्यक्ति को मेरा क्षेत्र चुनेगा, हमेशा खुश रहेगा। पार्टी बाद में, पार्टी क्या है, एक विचारों का समूह तो है। और माफ़ कीजिएगा, कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी में मैं हूँ वो भी, जिस पार्टी में मैं था वो भी, अन्य पार्टियाँ हैं वो भी, सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। इससे ये कहना कि यही एक पार्टी अच्छी है, यही एक पार्टी खराब है, ये गलत है। जब आप राजनीतिक जीवन में आए थे सर, आपकी माँ भी राजनीतिक जीवन में थी, आप भी राजनीतिक जीवन में आए, आपके बड़े भाई NK सिंह, जिनका काफ़ी चर्चा होता है देश लेवल पर, कभी उनके नाम का आपने प्रयोग क्यों नहीं किया? ये हमारे घर में, हमारे पूरे परिवार में ये परंपरा नहीं रही है। हम एक दूसरे, हम किसी का भी नाम, परिवार में कोई भी किसी का नाम लेकर ऊपर या नीचे जाने का क्या सवाल है। सब में सब इतने सक्षम हैं कि जिस क्षेत्र में है अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कभी आवश्यकता नहीं हुई इस चीज़ की। क्या आवश्यकता है, सभी तो हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है उसकी ना। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसको लेकर उदय सिंह पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा में आते हैं। सर, ये बताइए कि वेदना रैली आखिर क्या थी और वेदना की ज़रूरत क्यों पड़ी? वेदना लोगों का दुख है, और वेदना रैली लोगों को एकत्रित करके उनके दुख को, सबके दुखों को सम्मिलित करके अपने शासकों के पास भेजने का था कि आपके यहाँ, आपके निज़ाम में ये गड़बड़ी है, इन गड़बड़ियों को ठीक कर दें। लोगों ने उसका गलत अर्थ लिया कि मैंने शायद किसी नेता का, नीतीश जी का या किसी का विरोध किया। ये मेरी आदत ही नहीं है, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध करता ही नहीं। और नीतीश जी से तो मेरे बड़े अच्छे संबंध तब भी थे, आज भी। जिस निज़ाम को वो चला रहे थे, जिस कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिस चीज़ को उन्होंने बाखूबी 2005 से 2009-10 तक किया,
वो अगर किसी कारण उनका ध्यान भटक गया और यहाँ चीज़ें जमीन गिरने लगीं, तो फिर ये ध्यान आकृष्ट उनका कौन करेगा? क्योंकि सब तो गुणगान में लगे हुए हैं। अगर सब उनके पाठ ही कर रहे हैं तो उनको बताएगा कौन कि सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई ये है? ये किसका काम है? और मुझे कौन चुन के भेजा था? नीतीश जी। मैं नीतीश जी के वोट से जीत के गया था। लोग कहते हैं कि आप उनके कारण जीत के गए थे। ज़रूर हो सकता है मेरे कारण कोई मुखिया जी जीत रहे हों, हो सकता है कोई हार रहे हों, लेकिन मेरा ये कहना कि मैंने आपको जिता दिया तो गलत है ना। लोगों ने मुझे जिताया। तो जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया वो लोग आज तकलीफ़ में हैं। और मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसी दल का सांसद हूँ जिस दल की सरकार है। इसलिए सरकार कुछ भी करे, मैं कान में तेल और आंख में पट्टी लगा के रहूँगा। मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा, जो वेदना रैली आपने की थी तो एक सर्वे भी कराया था, वो सर्वे रिपोर्ट आखिर क्या कह रहा था उस वक्त? सर्वे रिपोर्ट कह रहा था कि संक्षिप्त में कि सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं, और सभी लोग उन्हीं कारणों से दुखी हैं जिन कारणों में मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जब मैं बेबस हो गया, चलिए आप इतना बात पूछ रहे हैं, आपके एडिटर साहब भी पूछ चुके हैं, तो बता ही दूं कि ये वेदना प्रदर्शन कैसे दिमाग में आ गया। मैं रुपौली घूम रहा था, सुबह ब्लॉक गया, वहाँ भ्रष्टाचार की शिकायत, वहाँ पदाधिकारियों को डांटा फटकारा, जो भी किया, लोगों का काम जो था वो करवाया। बाहर निकला तो देखा कि एक बैंक जो पहली मंजिल पे था उसके नीचे 2 महिलाएं कलप रही हैं, और मुझे देख के मेरी गाड़ी के पास दौड़ी हुई आई कि हमरा लूट लेल के बैंक वाला घर के वो जब आवास का पैसा आता है हैया 3-3 हज़ार रुपया दे दिल के, कल के जाओ और तुम्हारा पैसा नहीं है। तो मैं ब्लॉक से वैसे ही दुखी था, जब ये सुना तो और मन में दुख हुआ। उतरा, बैंक में गया तो वो मैनेजर और 2-3 और लोग थे, उन्होंने डिनाई कर दिया कि जी ना, ऐसा तो हमने किया ही नहीं है, इसको तो हमने सारा पैसा दिया। तो फिर मैंने एक ऐसा चीज़ किया जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं कहा बैंक बंद करो और सारा कैश गिनो। ये रुपौली की बात बता रहा हूँ। कैश गिना गया तो जितना वो महिलाएं कह रही थी कि इसने घूस ले लिया है, उतने पैसे एक्स्ट्रा मिल गए। फिर मैंने अपने सिक्योरिटी का, मैं कहा थाना जाओ। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जो कानून है वो कानून के दायरे में ही कुछ करूँगा ना। तो मैंने कहा थाने जाओ और पुलिस को लेके आओ। तो वहाँ का जो अफसर इंचार्ज था वो आ गया। मैं कहा इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर करो। मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ क्योंकि वो स्थानीय लोग थे और उनके भी पैरवीकार लोग थे, वो अलग बात है। तो मैं खिन्न था। फिर वहाँ से गया मैं मैनमा में एक स्कूल में कार्यक्रम हो रहा था और गांव के 100-150-200 लोग मौजूद थे। मेरी आदत है कि जब मैं माइक लेता हूं तो प्रणाम नमस्ते करके माइक दे देता हूं लोगों के बीच में कि भाई आप लोग बोलो, मैं मेरी बात कितनी सुनोगे, आपकी बात सुनता हूं। तो एक महिला ने माइक ले लिया। महिला ने माइक लेके कहा कि सांसद जी, मेरे पति को मिलता है, अब मुझे ठीक स्मरण नहीं है इसलिए हो सकता है 2-4 रुपये इधर उधर कर रहा हूँ, मेरे पति को मिलता है 150 और मुझे मिलता है 60 रुपये। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे पति के 150 रुपये तो शराब की दुकान पे चले जाता, और मैं अपने बच्चों को, अपने आप को और अपने पति को अपने 60 रुपये में पालती हूँ। एक समय था, वो महिला कह रही, एक समय था जब शराब के घड़ों को फोड़ने के लिए सरकारी जीप आया करती थी, और अब एक ये समय है कि हर पंचायत में 2-2, 3-3 शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो बिना कोई चीज़ बढ़ाए या घटाए हुआ ऐसे कि उनके बगल में एक सज्जन थे, उन्होंने उनसे माइक छीन लिया और माइक पे प्रवचन देने लगे कि नहीं, सरकार को इससे राजस्व मिलता है और राजस्व के कारण वो साइकिल बांट सकती है और बच्चों को साइकिल दे रही है और पोशाक दे रही है, तो ये सरकार को ही राजस्व चाहिए।
वो महिला भी जबरजंग, उसने फिर माइक छीन लिया और माइक छीन के कहती है कि ठीक है, फिर सरकार को मैं ये सुझाव दूंगी कि हर शराब के दुकान के बगल में एक वैश्यालय खोल ले, सरकार को और पैसे मिला करेंगे। अब मैं वहाँ सांसद, आप मेरी दशा समझ सकते हैं, मेरा सिर झुक गया। मैं गाड़ी में बैठा, मेरे एक सहयोगी जो हमेशा उन दिनों मेरे साथ चला करते थे, अरुण राय जी, वो बैठे थे। मैं कहा, अरुण भाई, ये तो बर्दाश्त के बाहर है, मैं तो इसके खिलाफ रैली करूँगा। उसे मुंह से निकला था रैली। रुपौली से निकले तो पूर्णिया आते आते इस घर में घुसते घुसते 1-1.5 घंटे हो गए थे। उस 1-1.5 घंटे में मैंने नाम सोच लिया था कि इसका नाम रखूँगा वेदना प्रदर्शन, क्योंकि वही सटीक नाम था, लोगों की वेदना थी और प्रदर्शन तो था ही, और ऐतिहासिक प्रदर्शन था। बड़े बड़े नेता आकर बड़े बड़े पैसे और लाम काफ करके चले गए, उतने लोगों की जमावड़ा पूर्णिया में नहीं कर पाए कभी। पूर्णिया नगर अस्त व्यस्त था उस दिन। मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक यहाँ सामान्य जीवन बंद था। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, और इतनी गर्मी थी कि अगर आज की गर्मी आपने देखी होगी तो ये भी गर्मी उसके सामने कुछ नहीं था। और हम लोगों ने जब इंतज़ाम किया था तो भागलपुर से भेजकर पुराने अखबार मंगवाए थे कि महिलाएं आएंगी तो अपने सर पे वो अखबार रखेंगी। आप अगर उसके फ़ोटो देखिएगा तो आपको बहुत सारी महिलाएं वो अखबार रखे मिलेंगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर आई थी। कोई अपने बच्चों को लेकर रैली में नहीं जाता। वो दिल से इतनी ज़्यादा सम्मिलित थी उस रैली से, उस कारण से कि वो अपने बच्चों को लेकर आई थी। अब इससे ज़्यादा वो एक सांसद की आवाज़ पे क्या कर सकते। मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ, मैं कोई मुख्यमंत्री हूँ, एक मामूली सा सांसद हूँ, लेकिन क्षेत्र की जनता में इतनी सम्मान, इज्जत और विश्वास ज़रूर था कि अगर इन्होंने बुलाया है तो मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा। आपने पूछा कि क्या संघर्ष था, जिसका मैंने जवाब दिया था, ये है मेरी बात। तो इसलिए पूर्णिया मेरे दिल में बसता है, मैं पूर्णिया वालों के दिल में बसता हूँ। तो यही था वेदना प्रदर्शन। लोगों ने उसको सोच लिया कि इन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती दी। और उस वक्त ये खबरें भी आ रही थी कि आपके और नीतीश जी के बीच रिश्ते खटास हो गए, और लालू जी ने आपकी बड़ाई भी की थी मंच से। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी होगी, लालू जी ने नहीं की होगी, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, नीतीश जी का भी मैं सम्मान करता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि वो वाजपेयी जी कहा करते थे ना कि छोटे दिल से, छोटे मन से बड़े काम नहीं हुआ करते। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये संकीर्ण सोच है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ। मैं आपका विरोध क्यों करूँगा? मैं कोई विधायक हूँ कि मैं आपकी जगह आपको हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ? क्या मैं अपने आप को इतना मूर्ख हूँ कि अपने आप को आपके बराबर समझने लगा कि आपको हटाकर मैं मुख्यमंत्री बनूँ? भाई, मैं एक सांसद हूँ, लेकिन आपको मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। यहाँ से बीजेपी का हर बड़ा नेता मेरे पास गया, उप मुख्यमंत्री भी गए, मुझसे जो सुनना था उन्होंने सुना, लेकिन वो सुषमा जी के पास भी गए, जेटली जी के पास भी गए, आडवाणी जी के पास भी गए। सब ने एक ही जवाब दिया, हम उदय को नहीं कह सकते, ये उसके क्षेत्र की बात है। तो उन लोगों में ये था, ये बात थी कि यार वो जानता है, वो सांसद है, उसको परेशानी है, वो नहीं बोलेगा। आप लोग कह रहे हैं बंद कर दीजिए। मुझे तो ये सब ऑफर मिला कि आप इसका नाम खाली बदल दीजिए, इसका थोड़ा सा हम लोग दूसरा रूप दे देते हैं, तो हम लोग जो कहिएगा वो करेंगे। मैं कहा, मैं बार्गेनिंग करने नहीं आया। जब एक बारी कह दिया कि वेदना प्रदर्शन होगा तो वेदना प्रदर्शन होगा, एक ही तरह नहीं, एक ही तरह बंद हो सकता है वेदना प्रदर्शन। ऊपर वाला मुझे उठा ले, वेदना प्रदर्शन नहीं होगा। मैं अगर धरती पर रहूँगा तो मुकर्रर दिन पे, मुकर्रर समय पर वेदना प्रदर्शन होना है। कोई ताकत उसको नहीं काट सकती, क्योंकि मैं किसी से सौदेबाजी नहीं करता। मुझे भगवान ने कोई आवश्यकता ही नहीं दी है, वो सोच ही नहीं दिया है कि मैं सौदेबाजी करूं। इसलिए वो वेदना प्रदर्शन हुआ, लेकिन लोगों ने उसको मोड़ा, जी ने उसको माना। और 2014 में अनैतिक चीज़ें, मैं अनैतिक इसलिए कहूँगा कि जैसे अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में, अब तो चुनाव भी हो गया, जो जीतेगा हारेगा देखी जाएगी, लेकिन अपने भाषणों की शुरुआत एक
ईश्वर के नाम को लेकर कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबके हैं। इसलिए वही चीज़ मैं अपने मुख्यमंत्री से भी चाहूँगा कि आपको सब बातें को सुननी है और सब बातों को पचाना है और उस तरह से करना है। क्या मेरी क्षेत्र की जनता ने सबने मुझे वोट दे दिया था जब मैं जीता था तो? लेकिन क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति कह दे कि मेरे साथ पक्षपात हुआ, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, उम्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, तो मैं अपना गर्दन कटवाने को तैयार हूं। क्योंकि जिस दिन मैं सांसद बना मैं सबका बन गया ना। अब कहां से फर्क होगा कि इन्होंने वोट दिया, इन्होंने वोट नहीं दिया। और अगर मैं ये फर्क करूंगा तो मैं जुल्म कर रहा हूं, मैं फिर काम ठीक नहीं कर रहा हूं। अच्छा, एक सवाल सर, हमारी एक महिला मित्र हैं और पत्रकार भी हैं, उन्होंने पूछा है कि आपके जो क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह 2 चश्मे क्यों पहनते हैं? इस सवाल का क्या जवाब है सर? अच्छा, अब ये लोग देख लेते हैं इसको। देखिए, मुझे दूर के लिए भी चश्मा चाहिए और पास के लिए भी चश्मा चाहिए। आजकल बाईफोकल आया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बाईफोकल से एडजस्ट नहीं कर पाते। और बदकिस्मती से मैं उन कम लोगों में हूँ कि मैं बाईफोकल अगर पहन लूँ तो सीढ़ी उतरने चढ़ने में वो धोखा होने लगता है। तो इसलिए जेब में रखता हूँ, या वहाँ रखा हुआ है वो पढ़ने वाला चश्मा, यहाँ रखा हुआ है दूर वाला चश्मा। तो इसको खोल के उसको पहन लेता हूँ और उसको खोल के पहन लेता हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह पोशाक बदलने की कोई योजना नहीं है, ये आवश्यकता के अनुसार मैं कर रहा हूँ। अच्छा सर, पूरे बिहार में इस वक्त एक खबर चल रही है, वो है आनंद मोहन को लेकर के। आपकी राय आनंद मोहन को लेकर क्या है? देखिए, आनंद मोहन जी का मैंने कल अखबारों में देखा, नहीं किसी कहीं से पता लगा मुझे कि उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को एक नोटिस दिया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन सामान्य तौर पे एक चीज़ बोलूँगा। आपकी ज़िंदगी की कीमत मेरी ज़िंदगी की कीमत से ना ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकता है। सबकी ज़िंदगी की कीमत उतनी ही है। बिहार की सरकार ने यही किया है कि सबकी ज़िंदगी की कीमत एक माना है। अभी तक जिस कारण भी वो कानून बना हो, ये था कि अगर आप किसी की आप हत्या कर देते हैं तो 20 वर्ष की सज़ा को, और अगर आपका अच्छा आचरण रहा हो तो 20 वर्ष की सज़ा को माना जाता है आपने सज़ा पूरी कर ली। परंतु अगर किसी सरकारी कर्मचारी की या सरकारी पदाधिकारी की हत्या होती है तो ये 20 वर्ष का कानून आप पे लागू नहीं होगा। मुझे लगता है ये न्याय नहीं है। जिनकी हत्या हुई कृष्णैया साहब की, मैं उनकी सम्मान करता हूँ, उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनके दुख में सम्मिलित हूँ। आनंद मोहन जी के साथ कोई अनावश्यक उनको फेवर दिखाया जाए, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। लेकिन अगर एक कानून में परिवर्तन करके एक उस त्रुटि को निकाला जाए, मेरी नज़र में त्रुटि है, और माफ़ कीजिएगा ये उच्चतम न्यायालय या न्यायिक मामला है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी जो समझदारी है और छोटी सी समझदारी है उसमें यह है कि भाई सबके ज़िंदगी की कीमत एक जितनी है। तो मैं एक रोड चलता किसी भिखारी की जान ले लूं क्यों? जब राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई तो हत्या का कानून तो वही इस्तेमाल हुआ ना जो हत्या का कानून है। तो वो राजीव गांधी जी की हत्या हुई या मेरी हत्या हो जाती, कोई कानून और नियम थोड़ी बदल जाते। तो यहाँ नियम क्यों कि सरकारी अगर पदाधिकारी है तो ये नहीं लागू होगा और सरकारी पदाधिकारी नहीं है तो 20 साल में छूट जाइए। और रह गई बात कि कृष्णैया जी के परिवार को बहुत दुख सहना पड़ा है, तो क्योंकि मैं आनंद मोहन जी को व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ और उनकी पत्नी मेरी रिश्ते में आती हैं, उनके परिवार ने भी कोई कम दुख नहीं सहा है। और फिर न्याय ने जो न्याय किया है उसको बिल्कुल चुनौती नहीं देते हुए हमेशा मन में ये एक संशय रहती है,
जिन लोगों को उस घटना के बारे में ज़्यादा पता है कि क्या पता जिस चीज़ की इनको सज़ा मिली वो क्या थी नहीं थी, लेकिन जो न्यायालय ने कहा वही ठीक है। तो इसलिए ये कह देना कि आपने या ये जो विरोधी लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग खास करके कह रहे हैं कि राजपूत की मत के लिए इनको किया गया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि एक तो आजकल कोई जाति नहीं, और ख़ास करके राजपूत जाति एक ऐसी जाति है कि किसी को अपना मठ नहीं मानती कि फलाने ने फरमान जारी कर दिया तो राजपूत उसके साथ चला गया और कह दिया कि उधर चले जाओ तो उधर चला गया। इसकी कोई गारंटी है कि आनंद मोहन जी कह देंगे तो मैं उनके कहने पर वोट दे दूंगा? बल्कि ये गारंटी है कि जो कहेंगे उनको वोट नहीं दूंगा। इसकी आप गारंटी लेते हैं? अगर आनंद मोहन जी आपको कहेंगे तो आप वोट नहीं दीजिए? अगर गलत बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, और सही बोलेंगे अगर मेरे मतलब की बात होगी तो दूंगा, क्योंकि मैं वोट अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, आनंद मोहन जी का वोट थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो वोट दें जिसको देना चाहते हैं, मैं दूंगा जिसको मैं देना चाहता हूँ। अगर दोनों एक ही को देना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, सहयोग है, लेकिन उनके कहने से मैं वोट कैसे दे दूंगा? क्या लगता है सर कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही है? लॉ एंड ऑर्डर और सामाजिक वातावरण का बड़ा गहरा संबंध है, और ये हम लोग भूल करते हैं कि जब भी अप्रिय घटनाएं बढ़ती हैं तो हम इसके लिए सीधी तरह सरकार, पुलिस सबको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। समाज में अगर समरसता बनी रहेगी, समाज में अगर भाईचारा बना रहेगा, तो मैंने पहले भी कहा ये कानून व्यवस्था की स्थितियां कम पैदा होंगी। लेकिन अगर आपस में आप लड़ाई करवाते रहिएगा किसी भी कारण से, आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, किसी भी कारण से, तो ये होंगी। और पूर्णिया का ही मामला लेते हैं, 25 लाख लोग हैं, क्या 25 लाख लोगों के पीछे पुलिस भाग सकती है कि ये जब भी क्राइम करेगा तो इसको पकड़ लूँगा? पुलिस तो तब कर सकती है जब क्राइम घटना घट गई, उसकी अनुसंधान कर सकती है, उसमें तत्परता दिखा सकती है, उसमें पक्षपात ना हो ये देखना है। लेकिन सीधे तरह से क्राइम होते ही सीधा कह देना कि पुलिस की गलती, ये थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है। और इसमें जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा रोल आता है। वार्ड सदस्य से लेके, मुखिया से लेके, जिला परिषद से लेके, विधायक से लेके सांसद तक, इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है। आप अपने समाज को कैसे एकजुट करके रख सकते हैं, कैसे उनमें कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो आप उसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, क्राइम कम हो जाएगा। अच्छा सर, पूरे देश में इस वक्त मसला चल रहा है पहलवानों को लेकर। पहलवानों को एक जाति का बता दिया गया है और बृजभूषण सिंह लगातार बयान दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? कांग्रेस की या किसी भी सही सोचने वाले व्यक्ति, पार्टी, समूह की एक ही चीज़ होगी कि ये जो पहलवान हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ तो बहुत सारे पुरुष भी बैठे हैं, ये देश की गौरव हैं। कोई ओलंपिक में जाके आज मैं मन में बनाऊं कि कल सुबह मैं जाता हूं, एक ओलंपिक का मेडल जीत के ले आता हूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी वहां देना होगा, तब मैं शायद वो मेडल जीतूं। ये वो वैसी महिलाएं हैं, और जब ये महिलाओं ने मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया तो उस गौरव को, उस पे गर्व करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इनको अपने घर आमंत्रित किया, पूरी आयोजन की, फोटोग्राफी की, आइसक्रीम खिलाया, चाय पिलाया, कॉफ़ी पिलाया, किसी को बेटा बताया, किसी को बेटी बताया, किसी को परिवार का सदस्य बताया। हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने ऐसे इनको गौरवान्वित किया, ऐसे इनकी हौसला अफजाई की। यही बेटियां सही या नहीं सही, मैं गलत नहीं इस्तेमाल कर रहा, सही या नहीं सही, उन्होंने आरोप लगाया और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए।
शर्मनाक आरोप लगाए कि अगर वो सत्य है तो जघन्य अपराध है, और उनको इस मकाम तक पहुंचा दिया गया कि उनको और कोई रास्ता नहीं बचा। तो जैसे मुझे वेदना प्रदर्शन करना पड़ा था, वैसे ही इनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, और जैसे मेरी बात नहीं सुनी गई थी वैसे इनकी बात नहीं सुनी जा रही। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एक टेलीफोन अगर प्रधानमंत्री जी कर दें कि बेटी घर जाओ, न्याय होगा, मेरा विश्वास है कि ये 30 सेकंड के अंदर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आप दिख रहे हैं कि आप इनकी बात को सिरे से खारिज कर रहा है। किस आधार पे? बृजभूषण शरण सिंह जी मेरे मित्र हैं, एक साथ हम सांसद भी रहे, इसलिए मैं किसी भी कीमत पे नहीं कह रहा कि उनका दोष है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई मुझ पे आरोप लगा रहा है तो मैं तो सिद्ध करना चाहूंगा कि ये गलत है, मैंने नहीं किया है। मैं किस लिए शोर मचाऊंगा? तो सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि इसका अनुसंधान करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दे, महिलाएं घर चले जाएं। और अनुसंधान में अगर समय लगता है तो लगेगा, स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, महिला विकास मंत्री जो अन्य चीज़ों पे बोलती रहती हैं, स्मृति ईरानी जी, कोई तो जाके इन महिलाओं को कह दे, इन बच्चों को कह दे कि बेटी घर जाओ, तुम्हें न्याय मिलेगा, ये हमारा वादा है। ये घर चली जाएगी। तो मुद्दा तो ज़बरदस्ती बनाया जाता है। अब उसमें तरह तरह की बातें आ गई, किसान लोग भी उसमें आ गए, कुछ जातियाँ, इस जाति बनाम उस जाति हो रहा है। बात रह जाएगी वहीं, बात समझ में आएगी नहीं कि इन्होंने सच बोला या बृजभूषण जी सच बोल रहे हैं, और वैसे ही बात रह जाएगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्णिया के पूर्व सांसद जी से। सर, सवाल ये है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला गर्म है, इस पर आपकी क्या राय है? कहाँ गर्म है? कौन गर्म है? सड़कों पर लोग उतर रहे हैं सर। ये कोई गर्म होना देता है? ये कोई गर्म होना होता है? अभी आए थे वो लोग मिलने के लिए, मैं कह के भेजा है उनको कि मैं आपके इस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हूँ, जाइए अपने सांसद को घेरिए। जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी उसमें शरीक नहीं हो रही थी। यहाँ के युवकों ने उनके कहने पे, मैं था नहीं, मैं तो दिल्ली में था, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, मेरे घर पहुँच गए थे 7 बजे 200-300 मोटरसाइकिल लेके, और यहाँ से फ़ोन गया मुझे कि ये घेराव। मैंने उसको माना, सांकेतिक रूप से माना कि ये सांसद का घेराव है। मांग क्या था? या बोलिए उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, या इस्तीफा दीजिए। मैंने 9:30 बजे के मीटिंग में, सुबह भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में, सिर्फ यही नहीं करता था, वेदना प्रदर्शन वहाँ भी कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग सुनते थे। मैंने उनको कहा कि या तो हम आज पार्लियामेंट में समर्थन देंगे या मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे कहने की देरी थी, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यही उठ के कह दिया कि हम भी इस्तीफा देंगे। कीर्ति आज़ाद ने कह दिया हम भी इस्तीफा देंगे। आडवाणी जी ने कहा हम लोग समर्थन देंगे। उसी दिन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को भेजा गया और उन्होंने अन्ना का आंदोलन ज्वाइन किया। तो ये तरीका है। अब ये मैं रोज़ व्हाट्सएप करूँगा, कौन देख रहा है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई आपने सांसद चुना है, किस लिए चुना है? जाओ। मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई अप्रिय चीज़ करो, लेकिन घेराव एक शांतिपूर्ण तरीका है लोगों का अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने का। प्रदर्शन उसी को कहते हैं। जाइए, 5000 आदमी जाइए और कहिए कि साहब हम तो यहाँ से नहीं हिलने वाले जब तक आप इस पर कदम नहीं उठाते। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो ये मुद्दा गर्म है, रोड पे उतर जाऊं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? रोड ने थोड़ी रोक रखा मेरा एयरपोर्ट। जिसको करना है वो कर नहीं रहा तो मैं क्या करूं? मैं सांसद था, एयरफोर्स की क्लियरेंस, प्रधानमंत्री के पैकेज में इंक्लूजन, प्रधानमंत्री से पैसा का अनाउंसमेंट, पूर्णिया एयरपोर्ट के नाम से अनाउंसमेंट, मैंने सब करा दिया। अब जो लोग जिनको ये दायित्व दी गई है पूर्णिया की जनता की तरफ से,
वो नहीं कर रहे तो वो जाने ना, और पूर्णिया की जनता उनसे जाके पूछे ना। मुद्दा गर्म कैसे हो सकता है? ये मुद्दा गर्म नहीं है। देखिए जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है। दरभंगा में एयरपोर्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देवघर में एयरपोर्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पूर्णिया में क्यों नहीं चल रहा है? और पूर्णिया में तो कुछ करना भी नहीं, रनवे भी नहीं बनाना। इतना बड़ा रनवे बना हुआ है कि C5 हरकुलिस यहाँ लैंड करता है। बाढ़ के समय में राहत कौन बांट रहा था? C5 हरकुलिस बांट रहा था। उससे बड़ी जहाज तो कोई होती नहीं। तो आपको तो रनवे नहीं चाहिए, आपको तो कुछ नहीं चाहिए। आप हवाई सेवा शुरू करना चाहते हैं तो यूं ही अभी 10 दिन में शुरू हो सकता है। जाइए लड़िए। मैंने सड़कें यहाँ बनवाई, मैंने और यहाँ काम किया, तो क्या बड़े प्यार से मुझे पुचकार के काम हो गया? मुझे भी लड़ना पड़ा था, मुझे भी कहना पड़ा था, मुझे भी डटना पड़ा था। आप सांसद हैं, जाइए लड़िए। नहीं लड़िएगा तो आपने लोगों को जवाब दीजिए। आपने मत प्राप्त किया है ना, तो मुद्दा गर्म का क्या मतलब? प्रतिनिधि किस लिए होता है? अगर सभी लोग सभी काम के लिए वहां पहुंच जाएं तब तो प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। मेरे सांसद का मतलब है, और मैं उसमें सम्मिलित हूं। मैंने उनको वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन वो मेरे सांसद हैं। वो जाएं, जब वो दिल्ली जाएंगे तो मतलब पूर्णिया के 25 लाख लोग बोल रहे हैं। अब आवाज में दम ना हो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2.5 लाख का परिवार हो गया है। शुक्रिया।